Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. I hope you all are fine and safe. Welcome back in your online classes. Students, today we are going to learn about typical properties. बेटा हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, ठीक है। हम उसी को इंशाल्लाह आगे जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। हमने चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ को डिस्कस कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट typical properties where we will discuss about evaporation and vapor pressure. बेटा इवेपोरेशन जो है वो इसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है कि वाटर का इवेपोरेट हो जाना, वाटर का बुखारात बनकर उड़ जाना, ठीक है। जब हम वाटर को हीट करते हैं और आफ्टर हीटिंग क्या होता है, जो लिक्विड होती है वो गैस फेज़ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, गैस फेज़ में कन्वर्ट हो जाता है। आई एम अगेन टेलिंग कि इवेपोरेशन क्या है बेटा, बुखारात का बनना। उर्दू में इसको हम उर्दू मीनिंग इसका ये है कि बुखारात का बनना होता है। क्या है इसमें, जब हम लिक्विड को, यानी वाटर है हमारे पास, अगर हम उसको, कोई भी लिक्विड हो सकता है, मोस्टली हम वाटर की एग्जांपल देते हैं। तो जब भी कोई लिक्विड, जैसे कि हमारे पास वाटर है, उसको हम हीट अप करेंगे तो आफ्टर हीटिंग व्हाट विल हैपन, इट विल कन्वर्टेड इनटू गैस फेज़। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, गैस फेज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस फेज इज कॉल्ड इवेपोरेशन। बेटा इट्स रिवर्स इज कंडेंसेशन। इवेपोरेशन का रिवर्स कंडेंसेशन भी होता है कि अगर आपके पास वाटर जो है वो गैस फेज़ में है और आप उसको कंडेंस यानी उसको ठंडा करते हैं, तो वो गैस फेज़ जो वाटर वेपर्स होंगे वो कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे जी, वो हो जाएंगे बेटा कन्वर्ट आपके वाटर में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कंडेंसेशन जो है वो इवेपोरेशन के रिवर्स उलट प्रोसेस है। इवेपोरेशन में लिक्विड गैस फेज़ में कन्वर्ट होता है और कंडेंसेशन में जो गैस फेज़ होती है, लाइक वाटर वेपर्स जो होते हैं, ठीक है, वो जो वाटर की गैशियस फेज़ है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड फेज़ में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। बेटा इवेपोरेशन जो है वो उसमें आपको, आप देखिएगा ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इट मीन्स हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी। हम लिक्विड को गर्म करेंगे, सो आफ्टर हीटिंग तो क्या होगा, वो गैस फेज़ में कन्वर्ट होगी। तो हीट करना है उसका, इट मीन्स लिक्विड के पार्टिकल हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। लिक्विड के पार्टिकल्स हीट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, कंडेंस इवेपोरेशन के प्रोसेस में, कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होती है, वाटर हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वो लिक्विड फेज से क्या हो जाएगा, आपका गैस फेज में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। और इस चीज़ के लिए आपको 40.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है, ठीक है। और अगर हम देखें कंडेंसेशन का प्रोसेस, तो कंडेंसेशन के प्रोसेस ये एक्सोथर्मिक होता है। क्यों, क्योंकि उस दौरान जो गैशियस फॉर्म होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होती है, उसको कंडेंस, उसको ठंडा करते हैं। सो हीट क्या होती है जी, इवॉल्व होती है, हीट रिलीज होती है। नेक्स्ट बेटे है हमारे पास, इन द लिक्विड स्टेट मॉलिक्यूल्स आर इन अ कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। हमें पता है बेटा सॉलिड में भी पार्टिकल्स मूव तो कर रहे होते हैं लेकिन अपनी प्लेस पे मूव नहीं करते। उनको हम कहते हैं कि वो अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ साथ जो है वो जुड़े होते हैं। उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर स्पेसिस बहुत कम होती हैं, इसलिए क्या होता है कि वो एक दूसरे के साथ साथ होते हैं। लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो गैप होते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेसिस जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। सो वो रैंडमली और कंटिन्यूसली जो है वो उसके मॉलिक्यूल्स, उसके पार्टिकल्स जो है वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें गैस, तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस होता है ना। सो वो क्या करते हैं, इजीली जो है वो मूव करते रहते हैं, रैंडमली जो है वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। हमारे पास ये जो है वो क्या आ जाता है कि लिक्विड स्टेट को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। सो मॉलिक्यूल जो है वो कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं। और वो जो बेटा कोई चीज़ हमने पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है, 2 टाइप्स ऑफ मोशन होती हैं। हम नहीं, एनर्जी की तो बहुत सारी काइंड्स हैं, हम मोस्टली जो है वो 2 को डिस्कस करते हैं। आगे उनकी भी फर्दर बहुत सारी काइंड्स हैं, जैसे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है। हम कहते हैं कि कोई चीज़ जब किसी जगह पे, किसी पोजीशन पे मौजूद है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, और अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो मूवमेंट की वजह से हम उसको कहते हैं जी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। सो यहाँ पर भी इनके दरमियान मॉलिक्यूल्स रैंडमली और कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं, इसलिए इनके दरमियान जो है वो काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी, ठीक है।
जो मेजॉरिटी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, पहली जो मतलब जो नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी होती है उससे जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब बेटा मॉलिक्यूल जो है वो उनके अंदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी से भी ज़्यादा हो जाती है, और जब ये अट्रैक्टिव फोर्सेस इनके दरमियान एक्सीड कर जाती हैं तो मॉलिक्यूल्स वहाँ से इस्केप आउट होना शुरू हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स वहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं। लाइक कई कंटेनर है, कंटेनर के अंदर क्या होगा, हमारे पास जो है वो एक, जैसे हमने लिक्विड ले लिया, एक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को हमने कंटेनर के अंदर रखा है, वो कंटेनर के अंदर हम क्या करें, पहले लिक्विड के मॉलिक्यूल्स नॉर्मली मूव कर रहे थे, ठीक है, रैंडमली मूव कर रहे थे और कंटिन्यूस मोशन में थे, बट हमने जैसे ही उसको हीट प्रोवाइड करना शुरू कर दी तो उनके मॉलिक्यूल्स की मोशन क्या हो जाएगी, मूवमेंट क्या हो जाएगी जी बेटा, बढ़ जाएगी। जब उनके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, उनकी मोशन बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा, उनके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बढ़ जाएगी तो उससे बेटा ये होगा कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे जिस पे जो दरमियान में लिक्विड के, वो क्या हो जाएंगे, वहाँ से स्केप आउट करना शुरू हो जाएंगे, वहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। यानी वो वेपर्स जिसको गैस, जिसको हीट जल्दी मिलती जाएगी, वो क्या करता जाएगा, वहाँ से जो है वो इवेपोरेट होता जाएगा, और इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। बेटा इवेपोरेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, इसमें जो है वो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है टेम्परेचर देने से, और टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, कम टेम्परेचर कम करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कम हो जाएगी। ठीक है, और फिर अगर हम देखें बेटा तो हम ये कह सकते हैं कि जो है वो काइनेटिक, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्यों बेटे, हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो होगी वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, और वो उतनी जल्दी जो है वो सरफेस को, लिक्विड की सरफेस को लीव करते जाएंगे और वेपर्स में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, या हम कह सकते हैं जी रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इट विल इंक्रीज, अगर टेम्परेचर, इफ वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर सो रेट ऑफ इवेपोरेशन विल ऑल्सो इंक्रीज। तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज कर जाएगा। बेटा नीचे जो है वो कुछ यहाँ पे जो है वो इवेपोरेशन के फैक्टर्स दिए हुए हैं कि इवेपोरेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सरफेस एरिया। ऑब्वियसली सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो कोई मॉलिक्यूल वहाँ से जो है वो इजीली स्केप आउट कर देगी। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो कोई भी गैस, कोई भी मॉलिक्यूल जो होंगे, बेटा देखें अगर आपने बाउल लिया है या कोई आपने सॉस पैन लिया है, कोई पैन लिया है आपने, ठीक है, पैन लिया है आपने, आपके पास पैन एक छोटे वाला है और एक बड़े वाला है, यानी एक पैन ऐसा है जिसका सुराख छोटा है, जिसका मुंह छोटा है ऊपर से, और एक पैन ऐसा है जिसका मुंह बड़ा है, खुला है, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली दोनों पैन में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर आप लेंगे तो वो वाला वाटर जो है वो जल्दी इवेपोरेट कर देगा, जिसको जो है वो, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। सो सरफेस एरिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर का तो ऑलरेडी मैंने बेटा बता दिया कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अगर तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स को जो है वो डिफ़िकल्टी होगी इवेपोरेशन में। देखो सॉलिड में क्या होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तभी तो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ साथ होते हैं, टाइटली हेल्ड होते हैं। ठीक है, सो उनकी जो होती हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन वो भी बहुत ही कम होता है, इसलिए जो लिक्विड है उनके दरमियान स्पेसिस ज़्यादा होती हैं तो उनका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर तो बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन स्ट्रॉन्ग होगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो कम होगा। ठीक है, सो बेटा दिस इज़ अबाउट इवेपोरेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल।